एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। सो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन जो चल रही है बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और जैसा आप लोगों ने कहा था मुझसे कि सर मैकाट्रॉनिक्स का कंट्रोल थ्योरी का जो पार्ट रह गया है उसको फिनिश करा दीजिए, तो ये आपका मैकाट्रॉनिक्स का बिल्कुल लास्ट कह सकता हूँ सेशन है। तो इसको जरूर देखिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और जो पीडीएफ है इसकी वो कहाँ मिलेगी आपको, एजू फॉर टेक हमारा टेलीग्राम चैनल है। बाकी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां पर जाके इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन। जो हमने लास्ट छोड़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स, या फिर जो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल हमारे पास क्या होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, जिसमें ऑन ऑफ कंट्रोलर होता है, इसको टू पोजीशन भी बोलते हैं। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है, इंटीग्रल कंट्रोलर होता है, उसी तरीके से प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर होता है, उसी तरीके से प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव टाइप का होता है, और उसी तरीके से हमारे पास जो 6 होता है वो प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव टाइप का होता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। और अगर मैं बात करूं आपके जो एग्जाम में ईएसी में 2017 से लेकर 2020 तक का जो एग्जाम हुआ है, उसमें सिर्फ 2019 में एक नंबर का क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, और वो बना था आपके पास इस इंटीग्रल कंट्रोलर की थ्योरी से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, सारे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या आता है आपके पास, टू पोजीशन, या आप इसको क्या बोलते हो, ऑन ऑफ कंट्रोलर भी बोलते हो। तो टू पोजीशन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होंगी, दो ही पोजीशन होंगी। यहाँ पर क्या होंगी, दो ही पोजीशन होंगी। अब वो पोजीशन या तो क्या होगी, आप किसी चीज को ऑन करोगे या किसी चीज को ऑफ करोगे। एग्जाम्पल समझते हैं, जो हमारा क्या होता है, जो घर का जो लाइट का स्विच बोर्ड होता है उसमें जो स्विच होता है, अब आप क्या करते हो भी, इसको जब प्रेस करोगे या तो आप ऑन कर पाओगे या आप क्या कर पाओगे, उसको ऑफ कर पाओगे। इसका मतलब क्या है कि जो कंट्रोलिंग हो रही है, जो कंट्रोलिंग हो रही है वो सिर्फ दो ही पोजीशन पर डिपेंड कर रही है। तो ये किस टाइप का हो गया, हमारे पास ऑन ऑफ कंट्रोलर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, सबसे कह सकते हैं एलिमेंट्री टाइप का कंट्रोलर होता है, जिसमें जो मोड होता है वो दो ही पोजीशन होती है, या आप इसको क्या बोलते हो, ऑन ऑफ कंट्रोलर मोड भी बोलते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट होता है, चीपेस्ट फॉर्म होती है। अब आपको एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ये जो ऑन ऑफ स्विच जो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ऑन ऑफ स्विच क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है। अब ये आपको थ्योरी दिख रही है, तो अगर आपको रिलेवेंट लगता है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज क्या कर सकते हो, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, जो इसमें बताना था वो यही बताना था कि इसकी दो ही का मतलब यही काम होता है कि या तो क्या करेगा, ऑन करेगा या फिर ऑफ करेगा, तभी इसका नाम क्या है, ऑन ऑफ कंट्रोलर है। ठीक है, ऑन ऑफ कंट्रोलर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो पी है हमारे पास क्या है, पी हमारे पास क्या है, जो कंट्रोलर का आउटपुट है, और जो ईपी लिखा है वो क्या लिखा है, एरर परसेंटेज। ठीक है, अगर कंट्रोलर आउटपुट कितना आता है, 0% आता है, तो उस टाइम पर जो ईपी की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 से कम होगी। मतलब उस टाइम पर एरर परसेंटेज क्या होगी, वो नेगेटिव में चली जाएगी। और अगर हमारे पास क्या होता है, जो पी, ये जो आपको वाई एक्सिस पे दिख रहा है कंट्रोलर आउटपुट, अगर ये 100% होता है तो उस टाइम पर ये जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ईपी की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू शो करना शुरू कर देगी, मतलब वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, आइडिया रखना है। वैसे आपसे ये चीज नहीं पूछने वाला, ये चीज आपसे नहीं पूछने वाला, तो आप चाहे तो इसको स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल की बात करता हूं भी, अगर आप क्या करते हो, सपोज करो आप क्या लिखते हो कि स्प्रिंग फोर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन आया है, जब आप इसको हटाते हो तो आपको एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, जो क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इनटू क्या लिख देते हो, यहाँ पे एक्स लिख देते हो। तो इसका मतलब क्या है कि हम जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो उसकी वजह से क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है हमारे पास प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में, कि ये जो आपको P दिख रहा है वो आउटपुट दिख रहा है, ये जो P दिख रहा है आपका आउटपुट दिख रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियर है, डिफरेंशिएटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कंट्रोल सिस्टम है, ये हमारे पास क्या है, कंट्रोल सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सपोज करो क्या हो रहा है कि ये क्लोज टाइप का है, तो क्या होगा, अगर आउटपुट जो मिल रहा है और जो आप इनपुट दे रहे हो, तो जो आपका डिजायर्ड आउटपुट है और जो आप इनपुट उसको सेंड कर रहे हो, अगर वो मीट नहीं हो पाता है तो उस पर क्या आएगी, थोड़ी बहुत एरर आएगी। तो वो एरर यहाँ पे क्या शो कर रखा है, ई, जो क्या है, टाइम का फंक्शन है। एरर यहाँ पे क्या आ रही है, ई आ रही है सपोज करो। तो
अब क्या हो रहा है कि जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट आपको P मिल रहा है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो भी एरर आपको शो होती है किसमें, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होता है किसके बीच में, जो एरर है और जो कंट्रोलर आउटपुट है P, इसको डिटरमाइन करते हैं किससे, प्रोपोर्शनल गेन कांस्टेंट, जिसको डिनोट कर रखा है KP से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट क्या है, KP इंटू एरर है। तो ये हमारे पास क्या गया भी, कांस्टेंट यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, अब क्या है भी, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हर आउटपुट पर क्या मिलेगा आपको, मतलब कह सकते हैं कि जो एरर है वो क्या होती है, हर आउटपुट के लिए क्या होती है, यूनिक वैल्यू मिलेगी। और अगर रेंज की बात करते हैं, सपोज करो कि जो एरर है अगर वो 0% से 100% एरर पे आ रही है, जो कंट्रोलर आउटपुट दे रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसकी प्रोपोर्शनल बैंड कहलाती है। ठीक है, अगर आप रिलेशन देखना चाहो तो रिलेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो P क्या होगा हमारे पास, K इंटू ई हो जाता है। और अगर आप इसको लैपलास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो जो टाइम है क्या हो जाएगा, S से आपका रिप्लेस हो जाएगा। और जहां पे आपको जो KP दिख रहा है वो क्या है, प्रोपोर्शनल गेन कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनल गेन कांस्टेंट है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या देखना, थोड़ा सा और आइडिया ले सकते हो, बाकी जो था वो तो हम लोगों ने कवर कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि यहाँ पे क्या होता है, लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है, हालांकि एग्जिस्ट करता है, हालांकि किसमें, जब कंट्रोलर आउटपुट और जो एरर होती है उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है आपके पास, एक लीनियर। तो देखो ये हमारे पास कंट्रोलर आउटपुट है और ये हमारे पास क्या है, टाइम के साथ वेरिएशन है। तो ये जो रिलेशन दिख रहा है आपके पास कैसे दिख रहा है, कि लीनियर वेरिएशन आपको दिख रहा है। लेकिन अगर क्या हो जाता है, लेकिन अगर क्या होता है कि फॉर अ जीरो एरर, अगर जीरो एरर होती है तो कंट्रोलर आउटपुट क्या हो जाएगा, वो जीरो नहीं होना चाहिए। कंट्रोलर आउटपुट आपका भी जीरो नहीं होना चाहिए, कब, जब जीरो हो रहा है। अदरवाइज क्या होगा, आपका प्रोसेस है, जब आउटपुट ही नहीं मिलेगा तो वो तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और रिलेशन लेके आते हैं किसके लिए, अगर आपको जीरो एरर मिलती है तो उस टाइम पर जो आउटपुट होगा हमने उसको क्या बोल दिया, P नॉट बोल दिया। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन थी अब वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और उसमें इस P नॉट की वैल्यू भी आ जाएगी। क्या जाएगी, P नॉट की वैल्यू हो जाएगी। भाई अगर जीरो एरर है इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू घट जाएगी, और जब ये घट गई तो मतलब क्या हो गया, यहाँ से P की वैल्यू जीरो हो गई। लेकिन क्या हो सकता है, अगर जीरो होता है आपका आउटपुट तो इसका मतलब क्या है कि वो सिस्टम रुकना हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे एडिशनल क्या लगा दिया, P नॉट लगा दिया। और ये P नॉट शो का क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि उस टाइम पर जो एरर आ रही है आउटपुट पे वो कैसी आ रही है, मतलब जीरो आपको शो हो रही है। ठीक है, इस चीज का आपको क्या देखना है, ध्यान रखना है। तो केपी क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनल गेन कांस्टेंट है, और पी नॉट हमारे पास क्या है, कंट्रोलर आउटपुट विद जीरो एरर है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीग्रल कंट्रोलर। क्या आता है, इंटीग्रल कंट्रोलर। तो इसी से आपके पास ESE 2019 में एक क्वेश्चन आया था, जो मैं आपको दिखा दूंगा कौन सा क्वेश्चन आया था। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रल। तो आप अगर मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, तो यहाँ पे वही काम हो रहा है कि इसमें क्या होता है, जो हमने देखा था किसमें, प्रोपोर्शनल कंट्रोल मोड में देखा था। तो उसमें देखा था कि जो एरर होती है हम क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको जीरो नहीं कर सकते। हमारी जो एरर आ रही है उसको हम लोग जीरो नहीं कर पाएंगे, हालांकि हम क्या कर सकते हैं, उसमें कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल कंट्रोलर है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, उसको कह सकते हैं जीरो कर सकते हो। तो जो कमी थी हमारे पास किसमें, जो कमी थी हमारे पास प्रोपोर्शनल में, वो यहाँ पे आकर पूरी होती है। तो अगर हम इसको जीरो नहीं कर पा रहे हैं तो इट फाइनली प्रोड्यूस एन ऑफसेट एरर, और यहाँ पे क्या होगा, एक ऑफसेट एरर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा। जब क्या होगी, लोड कंडीशन क्या हो रही होंगी, चेंज हो रही होंगी। तो इस ऑफसेट एरर को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक और कह सकते हैं कंट्रोल मोड आया है, जिसको मतलब हम कह सकते हैं कि जिसको हम लोग यूज करते हैं इसमें कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, जो बेस्ड होता है किस पर, जो एरर्स की हिस्ट्री है उस पर क्या होता है, बेस्ड होता है। तो इस मोड का नाम क्या दिया है उन्होंने, इंटीग्रल मोड दिया है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रीसेट एक्शन कंट्रोलर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके दो नाम है, एक है या फिर आप इंटीग्रल मोड बोल दो या रीसेट एक्शन कंट्रोलर भी बोल दो। तो इस टाइम पर क्या होता है, इस टाइप पर क्या होता है कि जो वैल्यू होती है कंट्रोलर आउटपुट की, जो आपको आउटपुट मिल रहा है P, वो क्या होता है, वो चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो चेंज होता है एट अ रेट, एक रेट से चेंज होता है जो प्रोपोर्शन होता है एक्चुएटिंग एरर सिग्नल जो E है। और यहाँ पे आप देख सकते हो dp अपॉन dt इक्वल्स टू k इंटू ई।
मतलब यहाँ पे ये जो लाइन अभी मैंने रेड से जो मार्क करी है यही आपका क्वेश्चन आया था कि किस टाइप पे क्या होता है। ये जो आपके पास जो एरर है वो क्या होती है, रेट है ना, रेट जो है आउटपुट का उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो इस पॉइंट से ही आपके पास क्वेश्चन आया था। और ये जो के आई लिखा है ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है जो रिलेट कर रहा है किसको, एरर को और रेट को। ध्यान रखना है यहाँ पे रेट की बात हो रही है, इससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, सिंपल हम लोग आउटपुट की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भी आपके पास रेट की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हो भी, आप इसको और कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा भी k इंटू डी टी है, तो इसको आप लैपलास ले लोगे और उसके बाद जो p की वैल्यू है आप यहाँ से p की वैल्यू क्या लिख सकते हो भी, के आई अपॉन एस इंटू ई। ठीक है, आपके पास क्या जाएगी, इसकी p की वैल्यू आ जाती है। तो ये वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट के आई को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर आप क्या करते हो, जो अभी आपको इक्वेशन दिखाई दी है उसको आप क्या करते हो, अगर इंटीग्रेट करते हो और जो कंट्रोलर आउटपुट है किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे, तो आपके पास ये इक्वेशन निकल कर आती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है कि आपकी मैकाट्रॉनिक्स से थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटे छोटे से फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो ये पी नॉट है ना, पी नॉट क्या शो कर रहा है कि जब हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, तो उस टाइम पर जो कंट्रोलर आउटपुट था, जब इंटीग्रल एक्शन स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पर ये जो आउटपुट मिल रहा है उसको क्या बोला गया है, पी नॉट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो डेरिवेटिव कंट्रोलर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वो प्रोपोर्शनल है जो आपके पास आउट एरर का जो रेट है उसके प्रोपोर्शनल होता है कि किस रेट से आपकी एरर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना है कि किसमें क्या चीज हो रही है। तो द कंट्रोलर प्रोड्यूसेस अ कंट्रोल एक्शन जो प्रोपोर्शनल है किसके, टू द रेट एट विच एरर इज चेंजिंग। तो यहाँ पे डीई अपॉन डी टी हो जाएगा। तो मैथमेटिकल इक्वेशन तो आपके पास ये निकल कर आ गई है। के डी हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव गेन कांस्टेंट है। फिर आप क्या करते हो, सेम कहानी करते हो, क्या लेते हो आप लोग, लैपलास लेते हो, जिसकी वजह से आपके पास होती है इक्वेशन आती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आता है प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल कैलकुलेटर, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास प्रोपोर्शनल वाला फंक्शन भी चल रहा है और हमारे पास इंटीग्रल वाला भी चल रहा है। ठीक है, तो देखो भी इतना जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल वाला है, और इतना जो पार्ट है अभी हमने देखा कौन सा वाला है, इंटीग्रल वाला पार्ट है। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कंपोजिट बना दिया। क्या कर दिया हमने, कंपोजिट कंट्रोल मोड को बना दिया, जब हमने प्रोपोर्शनल मोड और इंटीग्रल मोड को क्या कर दिया, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। तो आप अगर इसको देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन आपको बस बेसिक सा आइडिया रखना है कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो प्रोपोर्शनल हमारे पास कितना था भी, इतना हमारे पास प्रोपोर्शनल था, और डेरिवेटिव की बात करते हैं तो इतना हमारे पास क्या आया था भी, डेरिवेटिव आया था। इतना हमारे पास क्या निकल कर आया था, डेरिवेटिव निकल कर आया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, डेरिवेटिव और इन दोनों का कंपोजिट यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जब आप लैपलास लोगे तो ये आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द एडिशन ऑफ डेरिवेटिव मोड टू आ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर मॉडिफाई, क्या होता है, इसका जो रेस्पॉन्स होता है इनपुट पे वो उसको बेहतर कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, बाकी ये जो लाइन है आप चाहे तो उसको पढ़ लेना। ठीक है, मैंने आपको ये पीडीएफ में प्रोवाइड करा दी, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो भी थ्योरी आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद क्या आता है, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर। मतलब क्या है कि हमारे पास अब प्रोपोर्शनल भी चलेगा, हमारे पास क्या चलेगा भी, इंटीग्रल भी चलेगा, और हमारे पास क्या चलेगा, डेरिवेटिव भी चलने वाला है। तो ये सारा का सारा हमारे पास चलने वाला है। तो प्रोपोर्शनल ये जो पी नॉट दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन वाला भी इसके साथ वाला है। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या है, आपने क्या कर दिया, आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया जिसमें हमारे पास प्रोपोर्शनल वाला भी है, इसमें हमारा इंटीग्रल टाइप वाला भी है, और इसमें क्या है, डेरिवेटिव वाला भी है। और ये जो सिस्टम बना है, ये जो कंट्रोल सिस्टम बना है, ये क्या है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इसको डिजाइन करने में, लेकिन जो इसका एक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है, तो आपको बस आइडिया रखना है, ये आपसे इक्वेशन हार्डली पूछेगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि आप लोग देख लो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो कम से कम आपने ये क्वेश्चन देख रखी होगी, तो वहां पे आप एलिमिनेशन से एलिमिनेट भी कर सकते हो। ठीक है,
तो इसमें देख लेते हैं सबसे क्या था भाई हमारे पास, ये कह सकते हैं सबसे पावरफुल एक्शन था। कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे आपको सारे के सारे मोड आपको दिखाई दे रहे हैं। और इंटीग्रल जो मोड होता है वो ऑफसेट एरर को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। और जो भी प्रोपोर्शनल मोड में हमें मिलती थी उसकी वजह से जो रेस्पॉन्स होता है वो काफी फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डेरिवेटिव मोड होता है। ठीक है, तो जो सडन रेस्पॉन्स होता है वो प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, डेरिवेटिव मोड की वजह से। इसलिए क्या होता है, ये जो कह सकते हैं कि किसी भी प्रोसेस कंडीशन को यूज कर सकता है। इसलिए क्या है कि जो पीआईडी कंट्रोल सिस्टम है, जो प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डिफरेंट डेरिवेटिव क्या है, ये जो आपके पास कंट्रोल सिस्टम है, इसमें कोई भी ऑफसेट नहीं होता, कोई भी एसिलेशन नहीं होता है। और यहाँ पे जो टाइम होता है वो सेटिंग टाइम का होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या एक इंप्रूवमेंट है किसमें, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स में। ठीक है, चलो अब देखो ये क्वेश्चन आया था आपका 2019 का। तो देखो यहाँ पे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था। तो इसमें कह रहा था कि फॉर द कंट्रोल सिग्नल टू चेंज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द एरर सिग्नल। मतलब क्या है कि आपके पास ये जो आउटपुट मिल रहा है ये रेट क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, जो भी आपको एरर शो हो रही है। तो द रोबोटिक कंट्रोलर कौन सा वाला होगा, तो ये आपको कहां दिखा था, जहां पे हमारे पास क्या था, ये जो आउटपुट था ये टाइम के साथ वेरी कर रहा था। तो ये हमारा आया था इंटीग्रल कंट्रोलर में। तो यही आपके पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। तो अब तक इकलौता क्वेश्चन कंट्रोल थ्योरी से आया है। तो मैंने आपको कहा था कि कंट्रोल थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जब चीजों को पढ़ रहे हैं तो कम से कम हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे कह सकता हूं कि इतना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट क्या है कि ये आपका पार्ट है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो भी हमने रखा था यहाँ पे, आपको याद होगा, तो हमने क्या करा था भी, यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम बनाया था। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या थी, ये स्प्रिंग लगी थी, और ये हमारे पास क्या था, डैम्पर था। ये हमारे पास क्या था, डैम्पर था। और इस तरीके से हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सिस्टम लगा हुआ था। ठीक है, फिर हमने क्या किया था भी, इस तरीके से इसको एक्स हमने डिस्प्लेस किया था। तो ये हमारे पास क्या है भी, स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम है। ठीक है, इसमें डैम्पर भी आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या है कि हमें देखना है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को, मतलब जो हमारा स्पेस है और जो स्टेट है उसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास ये जो इक्वेशन निकल कर आई थी हमारे पास, ये आपको याद होगा। जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं भी, इस तरीके से इस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इनपुट फोर्स जो मैं लगा रहा हूं इस पर जो मैं इनपुट फोर्स लगा रहा हूं वो क्या है आपके पास, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी प्लस डी हमारे पास क्या है, डैम्पर है, डैम्पिंग कोफिशिएंट है, इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के इंटू एक्स, ये होता है हमारे पास। फिर हमने क्या किया कि जो ये मास है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि ये जो वैल्यू लिखी है इसके पास वाली, इसके साथ क्या हो जाए, इसका कोफिशिएंट 1 बनाना चाहते हैं। तो इस मास को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास इक्वेशन ये निकल कर आएगी, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। ठीक है, अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, और इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो हमारे पास इक्वेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आई है उसका जो ऑर्डर होता है वही हमें क्या बताता है, उसकी नंबर ऑफ स्टेट के बारे में बताता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कितनी स्टेट है, इसमें स्टेट है हमारे पास 2। ठीक है, स्टेट कितनी है हमारे पास 2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास स्टेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब P1 है, जो हमारे पास आउटपुट डिफरेंशिएशन है वो कितना है भी, यहाँ पे x है। तो P1 की वैल्यू हमने कितनी माननी है, x। उसी तरीके से हमारे पास क्या है, एक स्टेट और है P2। तो P2 क्या हो जाएगा हमारे पास, dx अपॉन dt। ठीक है, हमने लेट किया है कि P1 हमारे पास क्या है भी, उसकी x स्टेट है, और P2 क्या है, dx अपॉन dt। क्योंकि हमें यहाँ पे dx अपॉन dt भी दिख रहा है, हमें यहाँ पे x भी दिख रहा है, और हमें d2x अपॉन dt स्क्वायर भी दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, P1 है, तो हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो dp1 अपॉन dt। और इसको आप लोग क्या लिखते हो, रेट आप क्या करते हो कि ऊपर एक डॉट से भी तो रिप्रेजेंट करते हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, P1 डॉट के बराबर हो गया। उसी तरीके से अगर मुझे क्या करना है, d2 क्या भी हमारे पास d2x अपॉन dt स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करोगे आप, d अपॉन dt dx अपॉन dt आप लिख सकते हो। और dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आई थी, अभी P1 डॉट के निकल कर आई थी। और ये कह सकते हैं यहाँ पे P2 के बराबर है, ये हमारे पास किसके बराबर है, सॉरी P2 के बराबर है। तो आप क्या करोगे, इसको P2 के बराबर लिख दोगे। तो P2 डॉट का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है भी, जो P2 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, P1 डॉट के इक्वल है। और हमारे पास जो स्क्वायर वाली वैल्यू वो किसके इक्वल है, P2 डॉट के इक्वल है। तो आप इस पर वापस आ जाओ, जब आप इस पर वापस आ जाओगे तो आपके पास क्या इक्वेशन होगी, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे,
P2 डॉट रखोगे। उसी तरीके से dm अपॉन dx अपॉन dt है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास dx अपॉन dt की वैल्यू वो कितनी है P2 हो जाएगा, और k बाई m की जगह क्या आ जाएगा यहाँ से P1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होंगे, जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास सिस्टम की, हमने क्या कर दिया उसको n सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कर दिया, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आपने क्या कर दिया, इसको बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया। अब आपको आगे क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो आप क्या करोगे, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो देखो भी आपके पास जो इक्वेशन निकली थी वो ये वाली इक्वेशन थी। मतलब हमने क्या कर दिया, इसी को रीअरेंज कर दिया, तो P2 डॉट की वैल्यू हमने यहां से लिखी है। तो जो P2 डॉट की वैल्यू क्या होगी भी यहां से, ठीक है, तो ये अगर आप P2 डॉट लिखोगे तो P2 डॉट किस तरीके से आएगा, जो P2 डॉट आएगा भी F इनपुट अपॉन M हो जाएगा, और ये सब इधर चला जाएगा तो माइनस का dm, और ये हमारे पास P2 हो जाएगा, और माइनस का k अपॉन m और इंटू P1 हो जाएगा, यही वैल्यू निकलेगी। अब हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसकी फॉर्म में, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो देखो यही इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, तो अब आपको देखने में आसानी होगी कि अगर हमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे P1 डॉट अपॉन P2 डॉट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को देखो, हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ये वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे P1 डॉट जीरो, क्योंकि आपको पता है भी मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से फिर इस तरीके से होती है, तो P1 डॉट जीरो के साथ क्या है, जीरो ही है, फिर क्या होगा P1 डॉट यहाँ पे P2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इस तरीके से आप क्या करने वाले हो, इसको बनाओगे। तो जब आप इसको फॉर्म करोगे प्लस आपके पास ये पूरी की पूरी इक्वेशन जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास यही इक्वेशन निकल कर आएगी। अब क्या कर दिया आपने, इसको एक नाम दे दिया, ये हमारे पास हो गई A, ये हमारे पास P1 और P2 क्या है, आपके पास स्टेट वेक्टर है। ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है ये B वाली, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, इनपुट मैट्रिक्स हो गई, और इसका ऑर्डर क्या है, n बाई n है। ठीक है, n बाई 1 है, और आपके पास क्या था भी उसी तरीके से आपके पास ये x भी तो था, और इस x की वैल्यू कितनी थी, P1 थी। इस x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, इस x की वैल्यू थी P1 थी। तो आप देखो आपने इसको भी क्या कर दिया, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। तो आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये आपके पास कितनी निकल जाएगी, x1 की। तो और ये जो c आपको दिख रहा है, मतलब c मैंने किसको बोला है, 1,0 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट वेक्टर कहलाता है, और इसका ऑर्डर क्या होता है, 1 क्रॉस n होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अभी इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको स्टेट इसको आप लोग क्या कर सकते हो भी, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो इतना ऐसा प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका सिलेबस में मेंशन है तो हमने उसको डिस्कस कर दिया। उसी तरीके से आपके पास क्या आता है, कंट्रोल एबिलिटी आता है। कंट्रोल एबिलिटी एक टर्म होती है, तो इसका मतलब क्या है कि हम सिस्टम को कितना कंट्रोल में कर सकते हैं, वो क्या बता रहा है, उसकी कंट्रोलेबिलिटी बता रहा है। तो ये वो स्टेट है हमारे पास सिस्टम की, जब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम वैल्यू को चेंज करते हैं किसी पर्टिकुलर फाइनाइट टाइम पे, किसी पर्टिकुलर फाइनाइट टाइम पर जब आप क्या करते हो, कोई सिस्टम की वैल्यू को चेंज करते हो और उस टाइम पर आप कोई फाइनाइट इनपुट देते हो, तब हमारा सिस्टम कितना कंट्रोल में है वो क्या बताता है, उसकी कंट्रोलेबिलिटी को बताता है। तो इस तरीके से कंट्रोलेबिलिटी की क्या होती है, इस तरीके से आप मैट्रिक्स देख सकते हो। तो ये जो 5c दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू क्या होती है, b इंटू ए बी, ए स्क्वायर बी, उसी तरीके से ए क्यू बी, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब ये a क्या है, b क्या है, तो अभी देखो हमने देखा ये हमारे पास क्या है, ए वाली मैट्रिक्स है, बी हमारे पास क्या है, ये जो इनपुट वाली मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, ए इंटू बी। पहले देखो ऑर्डर क्या है, यहाँ पे ऑर्डर है ए इंटू बी, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ए इंटू बी का प्रोडक्ट लिखोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखोगे बी। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको बनाओगे। तो जब आप इसको बनाओगे, जैसे सपोज करो भी हमने एग्जांपल लिया पिछले वाला, तो n की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 2 थी, तो आपके पास ये होगा। अब आप क्या करोगे भी, जब आपने ये सॉल्व कर दी तो आपको क्या निकालना होगा, इस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना होगा भी, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अगर इसका डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है, अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो वो सिस्टम है वो क्या है, अनकंट्रोलेबल है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। और अगर डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 के बराबर नहीं आता है, तो उसका मतलब क्या है, आपके पास सिस्टम कैसा है, कंट्रोलेबल है, मतलब आप क्या कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल एबिलिटी होता है। उसके बाद एक टर्म और आती है, वो आती है ऑब्जर्व एबिलिटी। कौन सी आती है भी, ऑब्जर्व एबिलिटी। तो ऑब्जर्व एबिलिटी की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब हम क्या करते हैं सिस्टम में, एक ऐसी स्टेट जब सिस्टम में क्या होता है, जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं आउटपुट की मदद से, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो सिस्टम होता है वो ऑब्जर्वेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सिस्टम की जो स्टेट है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं आउटपुट की हेल्प से, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर वो आपको चेंज होता दिखाई दे रहा है, वो सिस्टम में चीजें ऑब्जर्व हो रही है, तो वो क्या है, ऑब्जर्वेबल है, अदरवाइज क्या होगा, नॉन ऑब्जर्वेबल होगा। तो यहाँ पे उसी तरीके से सेम मैट्रिक्स है, बस यहाँ पे क्या आ जाता है, ये ट्रांसपोज। ये जो टी शो क्या कर रहा है, ये टी शो कर रहा है भी ट्रांसपोज को।
टी क्या शो कर रहा है, ये कर रहा है ट्रांसपोज को। ठीक है, तो ध्यान रखना है सी टी, ए सी टी, ए स्क्वायर टी और ए बी ए सी क्या है, हमने अभी देखा था वो सेम वैल्यू है। ठीक है, ये आपके पास ए की वैल्यू है, ये आपके पास सी की वैल्यू है, तो आप पुट करोगे तो आपके पास क्या निकलेगा, इस तरीके से यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स बनेगी। अब आपको क्या करना है, फिर से क्या करना है भी, यहाँ पे इसका क्या लेना होगा, डिटरमिनेंट लेना होगा। अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो 0 आने का मतलब क्या है कि वो नॉट ऑब्जर्वेबल है, अगर 0 नहीं आता है तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जर्वेबल हो जाता है। ठीक है, तो भाई हमने यहाँ पे क्या किया है, अब मैं कह सकता हूं कि मैंने आपकी जो पूरी की पूरी जो थ्योरी है, जो पूरी कंप्लीट थ्योरी है और काफी डिटेल में पढ़ा रखी है, काफी मैंने डिटेल में करा रखा है। और मैं इस चीज का दावा कर सकता हूं कि आप अगर किसी भी यूट्यूब पर चैनल पे देखो, ठीक है, हो सकता है सबने देखो, सब अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो मैंने कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया है, इवन मैंने आपको सारी की सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, तो जितनी भी मैंने इसमें मेहनत लगाई है, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है आप बहुत आसानी से पूछ सकते हो। लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि वो ग्रो करे। और जो भी इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा कि मैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी मैंने आपका ले लिया है, उसमें भी एक शायद एक लेक्चर रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मैं ऐसी चीजें आपके लिए लेके आ रहा हूं जो कहीं ना कहीं आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती है। तो कोशिश मेरी यही है कि आप कहीं पर भी अपना मार्क्स लूज मत करो। जो यूपीपीएससी एई आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको कंटेंट दिया है मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स का, अपने आप में पूरा भरपूर है, इस कंटेंट से क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। और आपने क्या करना है भी, ईएससी के जो 2017 से लेके 2000 जो भी 20 का आपका एग्जाम हुआ है, सारे क्वेश्चंस लगा लो किस किस के, जो रोबोटिक्स में पूछे हैं और जो मैकाट्रॉनिक्स में पूछे हैं। और मैं इस चीज का दावा करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे अगर आपने पूरी थ्योरी कर रखी है। और जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको पता है भी क्वेश्चन कहां से मिलेगा, आपको क्वेश्चन भी यहीं से देखने को मिलेगा। तो इसलिए चाहे आपका एग्जाम, सबका भी 13 तारीख को एग्जाम है, तो ध्यान रखो कि यूपीएससी के जो लास्ट के 4 साल के जो पेपर है, कम से कम आप उसको पूरा सॉल्व करो। आप क्या करोगे, इसको पूरा का पूरा सॉल्व करो ताकि आपको प्रीवियस ईयर जो देखने को मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे। तो एई में क्या करना है, आपने ईएससी के ये वाले जो सेट हैं आपको इजिली अवेलेबल हो जाएंगे, तो इसको प्लीज करके जाइए, आपको बहुत मदद मिलेगी आपको एग्जाम को क्रैक करने में। बाकी शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम लोग आने वाले सेशन में। थैंक यू।